दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है या यूनिटरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरल का और यूनिटरी का मतलब क्या होता है। तो दरअसल दो तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। तो जो भी हमारी इकोनॉमी है या किसी और देश की इकोनॉमी है वो दो सिस्टम पे ही चलती है, या तो वहाँ पे होता है फेडरल सिस्टम या होता है यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ पे है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम बात करें कि दोनों जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस दे सकती है बट बाउंड नहीं कर सकती, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्शन अलाउड है, बाउंडेशन अलाउड नहीं है। तो दोनों जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है। दोनों का टेरिटरी, दोनों का एरिया, हम एरिया नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं टेरिटरी। दोनों की जो टेरिटरी है, दोनों की जो सीमा है वो अलग अलग होती है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट पावर एज वेल। हम बात करेंगे थर्ड फीचर की, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो पूरी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे भी सबसे सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे सुप्रीम है। उसके अंडर 3 पिलर आते हैं जो हम बोलते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज हैं, वो सभी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। सबसे ज़्यादा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। हम बात करेंगे फोर्थ फीचर, दैट इज रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में क्या ये सभी चीज़ें हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, यस हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी है लेकिन इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हम बात करेंगे। वो एक्सेप्शन है, 1-2 एक्सेप्शन है। तो अगर हम बात करेंगे उसमें से एक एक्सेप्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बताऊंगा। तो इसकी एक एक्सेप्शन ज़रूर है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हर चीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ डिफाइन करता है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो सुप्रीम क्या है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन द लॉ, जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकती। सबसे सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इटसेल्फ है। ऑन द फोर्थ वन इज रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें वैसे इसका मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। हम बात करें कि रिजिड प्रोसीजर
कि जो प्रोसीजर मतलब कार्यविधि, जिस तरीके से हम अमेंड टू मतलब क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है चेंज या अल्टर। समय के साथ साथ हर चीज़ बदलाव मांगती है, तो कई बार प्रोविज़न ओल्ड हो जाते हैं तो हमें उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। रिजिड मतलब टफ। तो टफ प्रोसीजर है, हार्ड प्रोसीजर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब जल्दी से जल्दी उसको अमेंड कर दिया। वैसे तो इस लाइन का यही मतलब है, लेकिन अगर आप देखें इसका मतलब बहुत डीप है। रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है अगर वो यूनियन गवर्नमेंट ही सुप्रीम होती या यूनिटरी सिस्टम अगर होता तो क्या होता, यूनियन गवर्नमेंट अपने आप उसको अमेंड कर देती, क्योंकि जो पावर्स है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। और यूनियन गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज़ करके उसको अमेंड कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे रिजिड प्रोसीजर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे दो गवर्नमेंट यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका रियल मीनिंग ये है, रिजिड प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, दो गवर्नमेंट है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए दोनों की कंसेंट चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों की कंसेंट चाहिए। तो जब दोनों की कंसेंट मिलेगी तब जाके ये अमेंड हो सकता है, इसलिए ये रिजिड है। अगर यूनिटरी होता तो ये रिजिड नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी या ज़्यादातर पावर किसके पास होती, यूनियन के पास होती, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों की कंसेंट चाहिए टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो यूनिटरी कुछ ज़्यादा इसमें मतलब बताने वाली बात नहीं, यूनिटरी क्या होता है मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जहाँ पे जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट हैज़, या मैं बोलूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पावर ज़्यादा होती है किसी जो दूसरी पार्टी या गवर्नमेंट से, कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। इवन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर भी यूनियन गवर्नमेंट से कम मानी जाती है। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर बाकी जो कोई भी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन एनी अदर गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। अब बात करेंगे हमारा सिस्टम क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो फेडरल कौन सा सिस्टम होता है, जहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उनके वर्किंग एरिया वर्किंग टेरिटरी अलग अलग होती है, दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन ज़रूर है, उसकी बात हम जल्दी ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो की एंड में मैं उसकी रेफरेंस दे दूँगा। उसके बाद हम बात करें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इवन स्टेट गवर्नमेंट, नॉट इवन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। उसके बाद रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की पावर सबसे ज़्यादा नहीं है। जैसे आप देखिए यूनिटरी सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है और वो अपनी पावर का यूज़ करके अमेंड कर सकती है। लेकिन इन फेडरल सिस्टम जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं ड्यूअल गवर्नमेंट में और दोनों इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है। मतलब इंडिपेंडेंट का अगर आप मतलब देखें, वैसे मैंने वहाँ पे दे दिया डायरेक्शन दे सकती है बट कैन नॉट बाउंड। तो अगर आप देखें इंडिपेंडेंट मतलब वर्किंग, अगर आप देखें वर्किंग ऑफ
स्टेट गवर्नमेंट is not affected by orders of सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो अफेक्ट नहीं होती ऑर्डर से। अगर आप उसको डायरेक्शन देंगे तो वो माननी पड़ेगी, लेकिन वो बाउंड नहीं होती उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इसकी एक एक्सेप्शन है, दैट इज एमरजेंसी। दैट इज एमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 353 जिससे डील करते हैं। तो और भी आर्टिकल हैं जो डील करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये दो ही हैं। तो जो आर्टिकल 352 353 इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल है या यूनिटरी है, तो यूनिटरी के भी फीचर्स बता दिए और फेडरल के भी फीचर बता दिए। अब आप देखें कंक्लूजन कैसे किया जाएगा। कुछ आर्टिकल मैं बताता हूं आपको, जैसे आर्टिकल 246 जो क्या बताता है, लिस्ट ऑफ मैटर्स। इसने क्या बताया है, लिस्ट ऑफ मैटर्स जिसपे गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। तो इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो मैटर्स हैं उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ पास कर सकती है। अगर आप देखें ये दोनों बताते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, मैटर्स को अलग अलग कर दिया कि भाई इन मैटर्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और इन मैटर्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स पे पास नहीं कर सकती, और स्टेट सेंट्रल के मैटर्स पे लॉ पास नहीं कर सकती। अगर आप देखें दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आर्टिकल कनेक्ट होगा 250 आई थिंक सो 254, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। अगर बात करें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। बाई चांस अगर दोनों ने पास कर दिया और दोनों लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब एक लॉ बोलता है कि ये चीज़ जायज़ है या लीगल है, एक बोलता है इलीगल है, तो जो प्रिवेल करेगा या जो दूसरे को ओवरराइड करेगा, तो जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है वो ओवरराइड करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ को। तो आर्टिकल 254 साफ साफ ये बोलता है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर आर्टिकल 246 में जो कॉन्क्रीट लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है वो ओवरराइड कर देगा लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दिखाया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कन्फ्लिक्ट में जो जीतेगा वो है पार्लियामेंट का लॉ। पार्लियामेंट बॉडी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये है फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल, और ये बताता है यूनिटरी की जो
यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पावर किसी दूसरी गवर्नमेंट या अदर पार्टी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यूनिटरी सिस्टम दिखाया जाता है। और यहाँ पे फेडरल दिखा रखा है क्योंकि दोनों की अथॉरिटीज़ अलग अलग हैं। और जो एक मैंने बताया था आपको आर्टिकल 352 एंड 353 आई थिंक सो। तो ये 352 और 353 जो यहाँ पे बात की थी वो भी क्या है, यूनिटरी सिस्टम की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। तो ये भी क्या बताता है, यूनिटरी सिस्टम। और हमारे यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया दोनों का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कौन करता है, आर्टिकल 246, इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया है। ड्यूअल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की कुछ एक्सेप्शन जरूर है। उसके बाद आप देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज बोथ गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करें तो जो कुछ भी ये फीचर्स हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड प्रोसीजर, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन कुछ जगह पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, मोर देन एनीवन एल्स। जैसे हमने बात की आर्टिकल 254 में 352 353 प्लस एक आर्टिकल और है, दैट इज आर्टिकल 248। ये क्या बोलता है, इसमें जो यूनियन लिस्ट है इसमें क्या होती है, एंट्रीज होती है, एंट्रीज में मैटर्स लिखे होते हैं। तो एक एंट्री क्या है, इन्होंने ब्लैंक छोड़ रखी है। यूनियन लिस्ट है जो एज पर आप देखें आर्टिकल 246 बनाई गई है, इसमें वो मैटर्स लिखे गए हैं जिसपे सिर्फ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसमें एक एंट्री में मैटर्स लिखे होते हैं, तो कि इस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो एक एंट्री ब्लैंक छोड़ दी। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा मैटर आया जो ना तो स्टेट लिस्ट में है ना कंकरेंट लिस्ट में है ना वो अभी तक यूनियन लिस्ट में है, यानी कि कोई नया मैटर, तो उस पे इस एंट्री के तहत जो ये ब्लैंक है, इस एंट्री के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू पास द लॉ। अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, इन फ्यूचर कोई भी हो सकता है मैटर, जैसे पहले अगर हम बात करें 1970 या 1947 के लगभग की हम बात करें जहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई थी, या फिर उसके बाद भी अगर हम बात करें 1991 तक की भी बात करें, तो भी वहाँ पे क्या था, साइबर क्राइम ज़्यादा नहीं होते थे और जो टेक्नोलॉजी थी वो लिमिटेड थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ और टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे एंटर हुई, उसके बाद क्या हुआ, साइबर क्राइम शुरू होने लगे। तो जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट द टाइम ऑफ अगर हम बात करें 1950s की बात करें, वहाँ पे हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम साइबर क्राइम्स के बारे में ज़्यादा प्रोसीजर नहीं थे, ऐसा कोई मैटर भी नहीं था कि उस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है या कौन बना सकता है, ये सब चीज़ डिसाइडेड नहीं थी। या इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी लूप होल मिल सकता है जहाँ से इलीगल काम किए जा सकते हैं और वो मैटर नहीं है, तो वो ब्लैंक एंट्री के अकॉर्डिंग वो मैटर यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। तो ये कुछ चीज़ें क्या बताती है, यूनिटरी सिस्टम के और इशारा करती है। तो इसलिए हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है फेडरल विद सम यूनिटरी
फीचर्स। अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स, क्योंकि फेडरल के जो फीचर्स हैं वो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी सिस्टम के भी हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है फेडरल विद सम यूनिटरी फीचर्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसकी जो एक्सेप्शन है एमरजेंसी, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।